किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को पूछ रहा है, ध्यान से देखना। दो आप लोग को बिंदु दिया हुआ है ना, एक ए दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी निर्देशांक तुम लोग को पता है कि -3,7 है। देखो बिंदु का नाम नहीं दिया, लेकिन मैं खुद से मान ले रहा हूँ, ठीक है। बी को देखो 2,-3 मान लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु के बीच की आप लोग को दूरी पूछी जा रही है बच्चों कि कैसे निकालेंगे, तो सूत्र करेंगे, दूरी सूत्र का यूज करेंगे। बनाना कैसे एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिर्फ जानना अच्छा नहीं है, मतलब सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, आप लोग को बनाने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए कैसे लिखिएगा बिंदुओं जैसे मैं बता रहा हूँ वही फॉर्मेट कीजिएगा। बिंदुओं ए का देखो निर्देशांक लिख लो -3,7, यही दोनों के बीच की दूरी पूछी जा रही है ना। और है ना बी का भी निर्देशांक लिख दो, कितना है 2,-3 के बीच की दूरी के बीच डायरेक्ट दूरी सूत्र लगा देंगे। के बीच दूरी सूत्र लगाने पर थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा देखिएगा आप अपने तरफ से, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे लिखने में, ठीक है। तो लगाने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग सीधे फार्मूला जानते हैं कि ए बी का जो फार्मूला होता है, ए बी का जो दूरी का जो फार्मूला होता है, आप लोगों को सभी को पता होता है x2 - x1 का स्क्वायर, ये होता है प्लस, ये स्क्वायर है बच्चों, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यही फार्मूला पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा देखो, अगर तुम लोग को दिक्कत होता है मानने में ना, तो यहाँ पे ऐसे ही लिख लो x1, y1 और x2, y2। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं बैठाने में, तो दिक्कत होता है, तो वहाँ पे पहले लिख लो x1, y1 और x2, y2, ठीक है। चलिए अब ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से देखना, यहाँ से रूट अंडर बढ़ा देते हैं। x2 देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे 2, फिर देखो माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब x1 लगाना है, तो x1 क्या है -3, तो देखो -3 ऐसे पूरा का पूरा जाएगा बच्चों ब्रैकेट के साथ। सिर्फ -3 करोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। और इसका पूरा होल का स्क्वायर, फिर देखो y2 लगाना है, तो y2 आप लोग का हो जाएगा -3, तो -3 लगा देना, फिर माइनस दे रहा है तो माइनस लगा दो। y1 यहाँ पर बोल रहा है, y2 लगा दिए, y1 मांग रहा है, तो y1 हो जाएगा 7 है, तो 7 लिख दीजिएगा 10 के 10 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, देखो ध्यान से, ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 का होल स्क्वायर। और ये -3 और -7 क्या होता है बच्चों, -10 होता है, -10 का स्क्वायर, है ना। और याद रखिए -10 का भी स्क्वायर 100 ही आएगा बच्चों, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था पिछले वीडियोज़ में कि 4 का स्क्वायर हो या फिर -4 का स्क्वायर हो, दोनों का मतलब 16 ही आंसर आता है। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे वही आएगा, तो यहाँ पे आगे यहीं पे मैं बढ़ा दे रहा हूँ। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों, ए बी बराबर देखो मेरा कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 25 और 100 कितना होता है 125, ठीक है। अब 125 को देखो रूट के अंदर से तो निकालना पड़ेगा, जो मतलब कि पेयर में रहेगा, तो ऐसे निकाल लेना। अगर एग्जाम में अगर तुम लोग को नहीं आता निकालने, तो इधर किनारे कर लेना, ये तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, 5 5 25, तो यहाँ पे क्या हुआ 5 × 5 × 5, ठीक है। तो जोड़ा बन गया ना एक ठो, तो एक बाहर निकल जाएगा और एक अंदर रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5√5 मात्रक, या इकाई भी लिख सकते हो जो तुम्हारी, मतलब मैं तो इकाई ही लिखूंगा, चलो इकाई लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों। चलो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरह से एकदम अच्छे से मैं बता रहा हूँ बच्चों, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार, दोस्तों के बीच शेयर भी किया करो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, तुम लोग को ध्यान देना, साइन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको साइन का वैल्यू दे दिया गया है, तो आपको किसका वैल्यू पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है सेके और कोटे का। तो देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे फिगर थोड़ा सा समझाने के लिए बना दे रहा हूँ छोटा सा, आप लोग समझिए, उसके बाद फिर डिटेल में क्वेश्चन बनाएंगे। ध्यान से देखो कि ये जो बड़ा सा ट्रायंगल जो दिख रहा है तुम लोग को, ये वाला, इसमें साइन का जो होता है, साइन का वैल्यू होता है P/H। तो ये होता है P बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये बेस होता है B और ये होता है H,
पी बी और एच होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, मतलब ये वाला यूज हुआ और ये वाला यूज हुआ। अब हमको चाहिए क्या बच्चों, देखो तो कॉट है ना, तो कॉट का आपको फॉर्मूला क्या होगा, बच्चों को पता होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में पढ़े होंगे, तो होता है बी बाई पी। तो देखो यहाँ पे बी का यूज है, तो ये हमको नहीं पता है, तो इसको निकालना होगा, इसे निकालना पड़ेगा। तो इसी के लिए क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। पहले बी फाइंड आउट करेंगे तभी जाके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता चलेगा। एक और क्वेश्चन था, सेक का वैल्यू निकालना था। तो चलिए, जो हम लोग को पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखो हम लोग फिगर बना लेते हैं साइड में, ताकि आसानी हो हम लोग को समझने में, ठीक है। यहाँ देखो हम ट्रायंगल बना लिए हैं, यहाँ पे ए दे देते हैं, यहाँ पे बी नाम दे देते हैं और यहाँ पे सी दे देते हैं। देखो बच्चों, ये यहाँ पे चूंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात लिया गया, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। और ये एंगल हम ए ले लेते हैं, ठीक है। और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, कोटे सेक ए का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, साइन ए है ना, साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो हम साइन ए के लिए देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पी ये हो जाएगा बच्चों, ये वाला भी देखो मैंने ऊपर बताया था चित्र में, ये देखो ऊपर चित्र में मैंने बताया था कि ये वाला एंगल के लिए, ये वाला एंगल के लिए ये पी है, ये बी है, ठीक है। तो ये वाला भी एंगल के लिए इसी तरह से हो जाएगा बच्चों, इस एंगल के लिए पी ये हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, पी बाई एच पहले लिख लेंगे, और जो पी यहाँ पे कौन है बच्चों, अभी मैंने बताया बी सी, तो लिखेंगे बी सी और डिवाइड बाई ए सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये एच हो गया, ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़ों को। और लिखेंगे जितना दिया हुआ है, दिया कितना है बच्चों, 3/5। अब यहाँ से डायरेक्ट क्या मान लेंगे बच्चों, अभी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, हो सकता है कि हो चाहे नहीं हो, तो लिखेंगे डायरेक्ट, माना बी सी इज इक्वल टू 3K तथा ए सी इज इक्वल टू 5K, ठीक है। अब डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे बच्चों, ये 3K है और ये 5K है, तो हम लोग ये वाला निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग सभी को पता होगा कि जब भी एक तीनों में से कोई एक भुजा नहीं पता रहता, साइड नहीं पता रहता, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर ये दोनों स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस जोड़ के स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ए सी स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ के बराबर होगा, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इतना दूर तक हम लोग लिख दिए बच्चों, ठीक है। अब देखो ए सी का स्क्वायर का हमको वैल्यू यहाँ पे 5K दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5K स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू भी हमको पता नहीं है तो इसको निकालना ही पड़ेगा, और बी सी का वैल्यू हमें पता है बच्चों 3K स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं से आगे मैं बढ़ा दे रहा हूँ, आप लोग नीचे कीजिएगा, तो ये देखो इधर जाके घट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ, तो कर देता हूँ, ये 25K स्क्वायर होगा, देखो 25K स्क्वायर और ये 3 3 9K स्क्वायर, तो ये जाके उधर 9K स्क्वायर घट जाएगा, ये 25K स्क्वायर इधर रहेगा, तो देखो 25K स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा उधर जाके 3 3 9K स्क्वायर, समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ, और इधर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो देखो 25 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 25 में 9 जाएगा तो 16 बचेगा, तो 16K स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो देखो बच्चों दोनों तरफ अगर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 4K, क्या आ जाएगा 4K, क्योंकि 4 चौके 16 होता है ना बच्चों, तो ये ऐसे घेर दो। अब हमको जो निकालना है बच्चों, अब हम निकाल सकते हैं, जो हमको वैल्यू निकालना था वो मैंने निकाल लिया है। अब देखो कोट का यूज़ करेंगे, तो कोटे का वैल्यू भी मैंने बताया था, कोटे का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी, तो देखो बी ये यूज होगा और ये पी, बी बाई पी ये वाला यूज़ करेंगे, ए बी बाई बी सी। तो बार बार मैं फिगर नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब तो यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए कोटे, इसी का वैल्यू ना पूछ रहा था बच्चों, तो कोटे का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, बी बाई पी क्या हो जाएगा, बी ए, अभी मैंने फिगर में बताया था, बी ए बाई बी सी, है ना, बी ए बाई बी सी, ठीक है। तो चलो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो बी ए का वैल्यू अभी हम लोग ने निकाला, देखो बच्चों ए बी का वैल्यू बोलो या बी ए 4K, यहाँ पे 4K कर दो, और डिवाइड बाई बी सी का वैल्यू आप लोग को पहले से पता था बच्चों 3K था, ठीक है। तो कैंसिल आउट होकर कितना आया बच्चों, 4/3, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, कोटे का वैल्यू 4/3, इसको बक्सा में बंद कर देना, ठीक है, पिटारा में बंद हो गया बच्चों। अब चलो हम लोग एक और वैल्यू निकालना था, इसी तरह से सेके का वैल्यू निकालना था बच्चों। तो सेके का वैल्यू क्या, भी फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग को, क्या होता है सेके का, h/b, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b/h, तो ये हो जाएगा h/b, देखो उसका उल्टा है, ठीक है। और इसका देखो h यहाँ पे क्या था, AC था, चित्र में आप लोग देख सकते हो, तो देख लो
चित्र में AC था H ये, और बेस है AB, ये H है और ये तुम्हारा B है, तो वही हम लोग लिख रहे हैं। तो AC डिवाइड बाई B का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, AC का वैल्यू भी मैंने बताया कि क्या था, 5 के दिया हुआ था, और ये AB मैंने निकाला 4 के, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, 5/4। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेके का वैल्यू क्या आ गया, 5/4। इसको भी पिटारा में बंद कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट कर दिया। तो इसी तरह से एग्जाम में बनाना है, फुल के फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, 3rd नंबर क्वेश्चन में इसका वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो आप लोगों को पता होगा ये दोनों का वैल्यू पहले आप लिख लीजिए। अगर नहीं पता है तो याद रखिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू याद होना चाहिए। sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1/2, याद रखिएगा। और एक चीज़ और होता है cos 30 डिग्री, इसका वैल्यू होता है बच्चों √3/2, √3/2। अगर ये दोनों याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसलिए डायरेक्ट बनाएंगे, ज़्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना और निकाल देना है। ठीक है, तो जस्ट का तैस यहाँ पे इसका वैल्यू बैठा देंगे, तो बराबर देखो 2, और उसके बाद देखो बच्चों sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ है, तो यहाँ पे हाफ लिखेंगे। फिर अब ये पहले इसका मैंने लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। देखो भाई ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, √3/2, यही आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। इसी तरह के 4th नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आसानी है। देखो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन में देखो बच्चों आप लोग को पूछ रहा है कि tan 48 डिग्री, ध्यान से देखना, tan 48 डिग्री, फिर दिया हुआ है tan 23 डिग्री, ठीक है, और tan 42 डिग्री, और tan, ठीक है, 67 डिग्री। देखो बच्चों इसको आपको प्रूफ करने बोल रहा है कि ये दोनों बराबर है, आपको प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड मानूंगा, ये देखो आपके बाएं हाथ तरफ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये राइट हैंड साइड हुआ 1। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा कैलकुलेट करेंगे कि इसका वैल्यू 1 आ जाना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग RHS लिखेंगे, क्या लिखेंगे, LHS, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ना बच्चों। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया उसका वैल्यू लिख लो, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, और फिर tan 67 डिग्री। ये हम लोग लिख लिया बच्चों। आप लोग को पता होगा कि इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यार क्या बोल रहे थे कि tan को कोट में चेंज करना होगा। आप लोग सभी पढ़े होंगे, ये वाला फॉर्मूला आप लोग सभी ने पढ़ा होगा, ऊपर मैं बना दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, tan 90 - थीटा, है ना, होता है क्या, cot थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, है ना। तो वही यूज करेंगे और क्या करेंगे, तो इसको इन दोनों को कोट में चेंज कर देंगे, ठीक है, और वैल्यू निकाल लेंगे। देखो इसमें चेंज तभी करना जब देखो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो। ध्यान से देखो यहाँ पे कि 48 और 42 ये दोनों जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, और ये 23 और ये 47, देखो ये दोनों और ये दोनों आपस में 90 डिग्री का बना रहे हैं जोड़ के, ये दोनों जोड़ेंगे 90 बन जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे 90 बन जाएगा। अगर ऐसा एग्जाम में दिख जाए कि 2 का जोड़ा आपको 90 में दिख जाए, फिर 2 का जोड़ा 90 में दिख जाए, तो वो एक आपको वैल्यू दे देगा। कैसे देगा, चलो हम लोग तुम लोग को दिखा देते हैं। तो इसको बच लो, इसी का फॉर्म हम लोग लिखेंगे, ताकि कोट में हमको चेंज करना है, तो लिखेंगे tan, है ना, 90 डिग्री - 48 डिग्री लिखेंगे ना बच्चों। फिर लिखेंगे tan, ये 23 डिग्री को अगर हो सके तो बीच में गुना भी दे दोगे तो अच्छा लगेगा। फिर लिखेंगे tan 90 डिग्री, नहीं दोगे तो भी चलेगा, 23 डिग्री, है ना। ये दोनों को जस का तस रहने दूंगा, क्योंकि ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, तो ये दोनों अपने आप इससे, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कटेगा, तो उन लोग दोनों को जस का तस छोड़ दीजिएगा। इंटू यहाँ पे छूट गया है, फिर इंटू लिख दीजिएगा tan 42 डिग्री, इंटू एक बच गया था tan 67 डिग्री। ऐसे वन कर लिख देना है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये चेंज होकर कितना हो जाएगा बच्चों, 90 में अगर तुम्हारा अगर 48 घटेगा तो ये कोट में ना चेंज हो जाता है बच्चों, तो कोट में कितना हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 42 डिग्री इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों, कोट में 67 डिग्री, 90 में 23 घटाओगे कितना आएगा, इंटू tan 42 डिग्री, और फिर इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। तो इतना आगे बच्चों। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लोगों को सभी को ये चीज़ पता है कि tan होता है बराबर 1/कोट, ठीक है, ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, tan 1/कोट होता है। तो ये 1/tan क्या हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, tan 42 डिग्री हो जाएगा ना। फिर ये हो जाएगा 1/tan 67 डिग्री बच्चों, ठीक है। ये गुना में रहेगा tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब ये देखना यहाँ से ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर नीचे कितना बचा बच्चों, 1 बचा। यही तो आपका RHS था बच्चों, बराबर RHS, है ना। अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सॉरी इधर तो बायां होता है ना, सॉरी, अतः LHS इज इक्वल टू RHS,
ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ये प्रूफ भी हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में और पढ़ते हैं। याद रखना बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज़ बताना चाह रहा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप लोग का अंतर में बताना चाह रहा था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर। पहले देखो बनाने से पहले मैं इधर समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो बच्चों, अगर अर्धगोले का पूर्ण अगर पूछ दे एग्जाम में, पूछेगा कि पूर्ण आपका क्या होगा क्षेत्रफल अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो बच्चों ऐसे निकालना। देखो इसका भी क्षेत्रफल जोड़ेंगे बच्चों और इसको भी जोड़ेंगे, अगर पूछेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना एग्जाम में आ सकता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों, 2πr²। ये वक्र का जो होता है ना बच्चों, ये वक्र जो सिर्फ घुमा हुआ है, देखो ये नीचे वाला जो मैं नीचे डैश दे रहा हूँ, इसका होता है 2πr²। जो ऊपर में वृत्ताकार है ये वाला, ये देखो ये वाला, इसका अलग से πr² हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा बच्चों सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते हैं बच्चों। तब क्या चित्र बनेगा, देखो मैं दिखा देता हूँ। इसमें सभी जोड़ रहे थे, इसमें ये वाला नहीं जोड़ेंगे, कैंसल आउट कर दे रहा हूँ, और इधर सिर्फ ये वाला जुटेगा बच्चों। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों, 2πr²। क्या कुछ समझ में आया कि ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर नीचे दोनों को लेते हैं, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ ये वाला किनारे नीचे वाला लेते हैं, और ऊपर वाला जो सर्कुलर भाग है उसको छोड़ देते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। तो देखो यार, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों तुम लोग को पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना अर्धगोले का। तो हम लोग किसा चित्र बनाएंगे, अभी मैंने बताया कैसा चित्र बनेंगे। तो देखो ऐसे चित्र बनाएंगे, चित्र ऐसे ही ना बनेगा बच्चों। तो देखो इसको हमको कैंसिल आउट करना है, इसको नहीं लेना है हमको। ठीक है, एग्जाम में चित्र अच्छे से बनाना बच्चों ताकि मार्क्स पूरा मिले। ठीक है, जितना अच्छा कॉपी लगेगा देखने में उतना अच्छा मार्क्स मिलता है। देखो मैं बहुत ही सुंदर से इसीलिए बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखो r बराबर, इसका दिया हुआ है कितना बच्चों, 14 सेंटीमीटर, जो दिया हुआ है लिख दो। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे लिखना है। देखो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या जो दिया हुआ है पहले लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ था बच्चों, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे r चाहो तो लिख सकते हो, r 14 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया बच्चों। अब चलिए लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला पता है बच्चों क्या होता है, आप लोग सभी को पता है, हो जाता है 2πr²। अभी मैंने नीचे समझा दिया, अब सीधे पुट करो वैल्यू। 2π का वैल्यू 22.7 है, 22/7, और r का वैल्यू भी मैंने बताया बच्चों 14 का स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा। अब 14 का स्क्वायर आप लोगों को पता, अगर लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाते जाना क्योंकि क्षेत्रफल है। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 × 22/7, और ये 14 × 14 हो जाएगा, 14 × 14। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो 7 2 जा 14, मतलब 2 बार से कटेगा बच्चों, क्या हो जाएगा 22 दूना 44, और ये 14 दूनी 28, इतना इंटू इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ गया। अब गुना करके लाओगे तो कितना आएगा बच्चों, मैं बता दूं कि 1232 ये आपका आंसर आएगा। आप लोग गुना करके भी देख सकते हो, नीचे वाला 44 रहने दीजिएगा, जल्दी गुना होगा, ये साइड में करना है आप लोग को। ठीक है, कितना होगा, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 4 दूनी 8 3 11, 28 चौके 112 होता है बच्चों। फिर 112 यहाँ लिख देंगे, 2 3 2 1, यही आ रहा है आपका। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आप लोग एग्जाम एकदम इसी तरह बनाना है बच्चों, सुंदर लगना चाहिए देखने में मेरे जैसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इसमें तुमको वर्ग अंतराल और बारंबारता और संचयी बारंबारता के बीच सारणी खींचने बोल रहा है। तो आप लोग को ये दोनों कॉलम दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और बारंबारता, आपको संचयी बारंबारता बनाना है। तो आप लोग ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि माध्य माध्यक बहुलक आप लोग जब निकालते तो ये यूज आता ही आता है। तो आप लोग को सीधा लिख देना है जो आपको वैल्यू दिया। देखो सुंदर से बनाना डायग्राम, ताकि एग्जाम में नंबर ना कटे बच्चों। जितना सफाई में काम करोगे उतना अच्छा कॉपी चेकर को लगेगा देखने में। ठीक है, एकदम साफ साफ कॉलम बनाना। फिर 5 10, ठीक है, फिर कॉलम ऐसे जाना। ठीक है, फिर 10 15। एग्जाम में कोशिश करो कि टाइम लगे लेकिन अच्छे से बनाना, क्योंकि अगर अच्छे से सभी चीज़ें याद है, बहुत बार प्रैक्टिस की हुई, तो टाइम आपको कोलैप्स नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग को बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में देने में। तो देखो 20 25 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जो आप लोग का दिया हुआ है। थोड़ा सा ये फिसल रहा है, आप लोग समझिए, ये सभी चीज़ें हटेंगी। ठीक है, अब देखो बच्चों ऐसा करके आपको कॉलम बनाना है। आपको दिया हुआ है ये 10 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, फिर ये 12 दिया हुआ है,
फिर ये 20 दिया हुआ है बच्चों, और ये 9 तुम लोग को दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, संचयी बारंबारता है, शुरू वाला कॉलम को जस का तस उतार देना, मैं जो बोल रहा हूँ सुनते जाना, और उसके बाद क्रॉस में जोड़ते जाना। देखो नीचे वाला कॉलम में जब भी लिखेंगे तो ये पूरा पिछला वाला और इसका वाला जोड़ेंगे, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25। समझ में आया? अब देखो फिर लिखना है तो ये पिछला वाला यही है, अब फिर ये नीचे वाला, ये क्रॉस ऐसे ऐसे करके जुटेगा, देखो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये लाइनिंग इस एग्जाम में नहीं बनाना, ये वाला मैं बोल रहा हूँ गलत हो जाएगा। तो 15 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 37। नहीं तो कॉपी चेकर नंबर काट लेगा आधा नंबर। फिर मैं बता दे रहा हूँ, ये दोनों क्रॉस जुड़ता है, पुराना पिछला वाला और ये वाला, तो क्या हो जाएगा, 27 20 57। फिर 57 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, अब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, 66। तो ये क्रॉस नहीं बनाना, इतना एग्जाम में कर दिए तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। देखो बच्चों, ये आपका बारंबारताओं के ऐप से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी और संचयी बारंबारताओं को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से दर्शाते हैं, CF। तो चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आप लोग यूज करते हो माध्य निकालते टाइम सिग्मा FX, ठीक है, बाई सिग्मा F, तो वहाँ पे ये सिग्मा F ये होता है, और सिग्मा FX जो होता है बच्चों, ये वर्ग चिन्ह के इंटू से करके बनता है, वर्ग चिन्ह होता है x होता है वर्ग चिन्ह, याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यूज होगी, आप लोग जब निकालिएगा तो वर्ग चिन्ह होता है x, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉलम बनाने का आदत आप लोग का हैबिट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जो 7th नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लड़कों के लिए अच्छे हैं, जो लड़कों ने ताश देखा होगा। मैं नहीं कहता हूँ सभी लड़के ताश देखे होंगे, लेकिन जो बच्चे ताश खेले हैं एक बार तो उनको ये चीज़ ज़्यादा याद आ जाएगा। लड़कियों के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो लड़कियाँ भी एक काम कर सकती हैं कि अगर जिनको थोड़ा सा ताश एक बार गड्डी जाके देख सकती हैं, ठीक है। तो मैं फिर भी बता दूँ, अगर नहीं भी देखते तो काम चल जाएगा। देखो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन बनाने से पहले वो याद रखना, नहीं तो ये एग्जाम में गलत कर दोगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, स्टार मार लीजिए, ठीक है। देखो ताश की गड्डी में कितने मतलब पत्ते होते हैं बच्चों, ताश की गड्डी में पत्ते जो मैं बता रहा हूँ समझते जाइए, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। पत्ते और जो जानते हैं सिर्फ चुपचाप देखिए। तो 52 पत्ते होते हैं बच्चों, 52 पत्ते होते हैं, और इस 52 पत्ते में याद रखिए कि 4 टाइप के आपके होते हैं पत्ते, है ना। 4 टाइप का कैसे होता है बच्चों, ध्यान से देखना। एक ऐसे रहता है पत्ता, ठीक है, ये आपका पान का पत्ता होता है बच्चों, जो कि लाल होता है, ठीक है। 4 तरह का होता है पान। एक ईंट का भी पत्ता होता है बच्चों, आपने देखा होगा ऐसे करके ईंट रहता है, ये ईंट का पत्ता हो गया, ठीक है। तो ये दोनों बच्चों लाल में आता है, ये दोनों किस में आ गया, ये लाल वाला कॉलम में आ गया, ठीक है। और इधर देखो बच्चों, हुकुम का पत्ता होता है, कैसा बच्चों, हुकुम का पत्ता। आप लोग हुकुम का पत्ता देखे होंगे, ये ऐसे करके हुकुम का पत्ता रहता है, ऐसे हुकुम का पत्ता रहता है बच्चों, इसको हुकुम का पत्ता बोलते हैं, जिसको आप लोग काला पान भी बोलते हैं। ये लाल पान है, ये काला पान है, इसको आप लोग बोलते हैं हुकुम का पत्ता। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हुकुम का पत्ता, याद रखिएगा। और एक चिड़ी होता है बच्चों, आप लोग सभी देखे होंगे, खेले होंगे, तो ऐसे होता है चिड़ी का पत्ता, है ना, ये चिड़ी है, आप लोग चिड़ी ही इसको बोलते हैं। तो ये 4 तरह के आपका होता है बच्चों एग्जाम में, मतलब कि ताश में, सॉरी। तो देखो ये दोनों आपका लाल के अंदर आता है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए कि ये लाल के अंदर है, ये कॉलम मैं बता दूं कि ये दोनों लाल होते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं हुकुम के पत्ते और चिड़ी के पत्ते, ये काला रंग के होते हैं। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि 56 में आधा कितना हो गया, 26 लाल हो गए पत्ते बच्चों और 26 काला, ठीक है। अब ये 26 में देखो 26 काला है और 26 लाल है, तो ये 26 का भी आधा चिड़ी होता है। तो चिड़ी अगर देखना जानना चाहोगे तो 13 चिड़ी होता है, 13 हुकुम का पत्ता होता है, 13 ईंट का पत्ता होता है और 13 पान का पत्ता होता है, सभी। तो 13 चौके 52, सभी 13 पत्ते बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। जो मैं चित्र बना रहा हूँ, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर चित्र बना के देख सकते हो। अब देखो बच्चों, रंग चित्र वाला पत्ता कितना कितना रहता है मैं बता दूँ। चित्र वाला पत्ता 3 ठो रहता है, किंग वाला रहता है के, इसमें देखना बादशाह छापा हुआ रहता है, ऐसे करके बादशाह छापा हुआ रहता है, जिसमें ऊपर ऐसे आपका क्या बोलते हैं, मुकुट भी चढ़ाया हुआ रहता है, राजा रहता है ऐसे करके, ठीक है। ये आपका हो गया, ये पत्ता आपका चारों में एक एक पत्ता रहेगा बच्चों। इसमें पान में भी एक पत्ता रहता है, ईंट में भी एक पत्ता रहता है, हुकुम में भी एक पत्ता रहता है, चिड़ी में। तो के का कितना पत्ता हो गया, 4 पत्ता, ठीक है। एग्जाम में क्या आ सकता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। फिर रानी रहती है बच्चों, क्वीन, ये राजा है। अब क्वीन जो पत्ता होता है बच्चों, क्वीन की जो पत्ता होता है, देखो क्वीन भी ऐसी रहती है, ठीक है। ये क्वीन है, याद रखिए, इसमें भी थोड़ा सा मुकुट रहता है ऐसे करके, ठीक है। ये जो क्वीन है बच्चों, इसका भी कितना पत्ता रहता है, 4 पत्ता आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा। सभी का एक एक पत्ता रहता है, एक पत्ता पान का, एक पत्ता ईंट का, एक पत्ता हुकुम का, एक पत्ता चिड़ी का, सबका एक एक पत्ता ये रहता है। और एक और फेस वाला मतलब जो रहता है, मतलब चित्र वाला, ये गुलाम रहता है, जिसको आप लोग गुलाम बोलते हो, है ना। वो आपका जोकर भी जिसको बहुत को बोलते हो, तो वो जोकर का पत्ता हो गया, ठीक है। ऐसे करके जोकर रहा, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ चित्र आप लोगों को समझने के लिए। इसका भी 4 पत्ता रहता है, सॉरी इसको मुकुट नहीं लगाते, सिर्फ इतना बजती ठीक नहीं है, ठीक है।
ये जोकर का पत्ता है, ठीक है। ये भी 4 पत्ता आपका रहता है बच्चों, याद रखिएगा, सभी एक पत्ता। तो देखो यार, जब 4 पत्ता आपका 2 पत्ता काला आएगा 2 पत्ता लाल आएगा, क्योंकि 1 पत्ता पान का, 1 पत्ता ईंट का, 1 पत्ता हुकुम का, 1 पत्ता चिड़ी का। तो यहाँ से ऐसे डैश मार के लिख सकते हो 2 काला, ठीक है, तथा 2 लाल, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे भी लिख सकते हो 2 काला तथा 2 लाल, ठीक है। इसमें भी आगे यही जाएगा 2 काला 2 लाल लिख देना, ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है बच्चों, देखो, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, गड्डी में लाल रंग के बादशाह के पत्तों का मतलब क्या आपको पूछ रहा है, लाल रंग के बादशाह का क्या पूछ रहा है आपको, पूछ रहा है मतलब कि प्रायिकता। तो देखो लाल रंग का तो 2 ही है ना बच्चों कार्ड, देखो यहाँ पे बादशाह का पत्ता यही, इसको बादशाह भी बोलते हैं, बादशाह, इसको रानी बोलेंगे, बेगम बोलेंगे बच्चों, बेगम या रानी जो बोलना चाहो, और जोकर को गुलाम बोलेंगे बच्चों। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छे से मैं समझा दिया हूँ। तो देखो बच्चों 4 पत्ता में 2 पत्ता काला 2 पत्ता लाल, तो यहाँ पे लाल वाला से 2 ही है। अब देखो टोटल पत्ते 52 और 2 लाल ही है, सिर्फ 2 लाल पत्ते हैं बादशाह के, एक हो जाएगा चिड़ी और एक हो जाएगा आपका नहीं सॉरी, एक हो जाएगा पान और एक हो जाएगा ईंट। 2 कौन कौन होंगे मैं बता दूँ, एक पान होगा और एक ईंट होगा, ये दोनों, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से होंगे, ठीक है। तो आप लोग को अब क्वेश्चन कोई भी पूछेगा तो निकल सकता है। चित्र वाले फोटो अगर पूछता है बच्चों कि कितने ऐसे पत्ते होंगे जो चित्र वाले होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या था, देखो 4 पत्ता ये, 4 पत्ता ये, 4 पत्ता ये। अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता स्टार मार के रख लेना, उसमें बहुत सारे बच्चे गलते हैं कि चित्र वाले, ठीक है, पत्ते की प्रायिकता, पत्ते की प्रायिकता। तो क्या हो जाता है बच्चों, याद रखना इसका आंसर क्या आएगा, मतलब कि चित्र वाले। तो देखो चित्र वाले 4 पत्ते हैं, सब में मतलब कि छपे हुए हैं चित्र, तो 12/52 होता है बच्चों इसका आंसर। याद रखना ये एग्जाम में आता है कभी कभी, 2 छक 12 और 26 दूनी 52, 2 तिया 6 और फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसका आंसर आता है 3/13। ये याद रखना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा, आता है कहीं कहीं एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूँ इसलिए मैं बताया। अब चलिए जो आप लोगों को क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से हम बनाते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, पहले आप लोगों को शुरुआत कैसे करना है, ठीक है। गड्डी में, ठीक है, कुल पत्तों की संख्या, क्या लिखना है, गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना दिया हुआ बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया 52 पत्ते होते हैं, तो 52 लिख देना, ठीक है। और लाल रंग का बादशाह भी मैंने कितना बताया, देखो तो लाल रंग का बादशाह जो भी मैंने बताया 2 बादशाह हैं, देखो 2 लाल रंग के बादशाह हैं। और फिर हुकुम के पत्ते कितने बच्चों, हुकुम के पत्ते अभी मैंने बताया कि हुकुम के पत्ते देखो यहाँ पे 13 है, देखो यहाँ पे 52 पत्ते में, रुको सॉरी, और हुकुम के पत्ते सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, तो हुकुम के पत्ते देख लो 13 है, 52 पत्ते में 13 पान, 13 ईंट, 13 हुकुम, 13 चिड़ी, तो हुकुम के पत्ते 13 हैं, जिसको काला पान भी बोलते हो, ठीक है। तो देखो 13 पत्ते आपका हुकुम का है, ठीक है। तो मैंने ये समझा दिया आपको। तब यहाँ से लिखना है गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 लिख दिया। और पहला क्वेश्चन अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, है ना। तो लाल रंग के बादशाह की संख्या, लाल रंग के बादशाह के पत्ते कितने आए थे, 2 पत्ते आए थे, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है बराबर 2, है ना। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों कि लाल बादशाह रहेगा निकालने पर, जब कार्ड को यादृच्छा मतलब देखो अच्छे से फेंटा हुआ है, ताश अच्छे से फेंटा हुआ और उससे एक कार्ड निकालना, तो एक कार्ड निकालेंगे तो लाल बादशाह के निकलने की मतलब कि प्रायिकता क्या रहेगी, तो हो जाएगा बच्चों 2/52, 2 एकम 2 26, क्या आ जाएगा बच्चों 1/26, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, हुकुम का पत्ता पूछ रहा है, तो यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। हुकुम के पत्ते कितने हैं, गड्डी में हुकुम के पत्ते कितने हैं, हुकुम के पत्ते अभी मैंने बताया ऊपर जाके 13, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कि हुकुम का पत्ता होगा बच्चों, हुकुम का पत्ता निकालने पर यादृच्छा जब निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि हुकुम का पत्ता होगा बच्चों, तो हर 52 बार में 13 बार, 52 बार में 13 बार क्या निकलेगा, हुकुम का पत्ता, क्या हो जाएगा बच्चों 13 चौके 52, मतलब 1/4 आपका इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की बच्चों, तो आप लोग देख लीजिए, मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। खूब मेहनत लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के बीच शेयर भी करो। और ये ताश वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने स्टार भी मार दिया, तो ये सारी चीज़ें समझ लेना। और लड़कियों को अगर नहीं भी समझ में आया था तो अभी इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, बहुत ही मेहनत से मैं तैयार किया हूँ। तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना।
नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, अब हम लोग सेक्शन बी में पहुंच चुके हैं बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन देखना, सेक्शन बी हम लोग आ गए हैं, सेक्शन बी। ठीक है, तो देखो बच्चों सेक्शन बी में मैं बता दूं कि अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा पूछा गया है। सेक्शन बी में एक नया क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पूछा जा रहा है बच्चों, देखो एक चित्र में बना दे रहा हूँ किनारे, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है और इसका शीर्ष में मान लेता हूँ बच्चों ABCD। इसका सभी शीर्ष का नाम आप लोग अपने से खुद से मान लीजिए। ठीक है, तो ए का आप लोग को निर्देशांक दिया हुआ है बच्चों 1,2, बी का निर्देशांक तुम लोग को दिया हुआ है बच्चों बी का दिया हुआ है आपको 3,5। ठीक है, और सी का दिया हुआ है बच्चों x,6। ठीक है, और डी का तुम लोग को दिया हुआ है 4,y, ये 4 है, 4,y। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि ये जो दोनों विकर्ण है, विकर्ण आपको पता होगा कि बीच से होके पास होता है। ठीक है, बीच से होके पास होता है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि O में प्रतिच्छेद करता है। तो याद रखिए कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो बिंदु है बच्चों, ये मध्य बिंदु है दोनों का। AC का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु O है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे कैसे बनाना है सुंदर तरीके से, देखो चित्र अच्छे से बनाना। अब देखो क्या लिखेंगे, दिया है, सीधा ऐसे बनाना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, लिखिए थोड़ा तेज़ी से मैं लिखूंगा। दिया गया है समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक आप लोगों को शीर्ष के निर्देशांक तो दिए हुए बच्चों। शीर्ष के निर्देशांक क्या क्या है बच्चों, A 1,2, B 3,5, है ना। अच्छा देखो बच्चों, आप लोग को एग्जाम क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है पहले ये दिया हुआ है, तो आप लोग 20 को मान लेना। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम में, ताकि जैसे जैसे दिया हुआ है ना कतार में लिखेंगे। देखो ये वाला पहले दिया हुआ है, फिर ये C और ये D मान लेना, इसको D मान लो। ठीक है, D। तो चलो बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पे B है, तो यहाँ B में क्या दिया हुआ है, पहले 4,y जो दिया है भाई एग्जाम में उसी तरह फॉलो करेंगे ना तो अच्छा लगेगा। 4,y देखो ये पहले दिया हुआ था इसलिए मैं बोला। फिर C क्या दिया हुआ है बच्चों, x,6 तथा D क्या है 3,5 है, लिख देंगे हैं। अब देखो बच्चों, अतः आप लोगों को क्या पूछ रहा है, x और y का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों कि ये y और x क्या होगा। अतः ठीक है, x और y बराबर वाट, यही आप लोगों को क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखिए कि ये आपको चित्र बना के ये मैंने जो लिख दिया उसके बाद सीधे लिखना है। चूँकि दिए गए शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के हैं, ये जो शीर्ष आपके हैं बच्चों चारों, ये समांतर चतुर्भुज के हैं, इसलिए इसके विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर विभाजित करेंगे। ये पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टार मार लीजिएगा, वहाँ नहीं मारिएगा, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में। चूँकि दिए गए है ना शीर्ष है ना एक समांतर चतुर्भुज के, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के हैं, ये शीर्ष जो है वो समांतर चतुर्भुज के हैं। अतः इसके विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मध्य बिंदु पर, ठीक है, मध्य बिंदु पर विभाजित करेंगे या समद्विभाजित भी करेंगे, लिख सकते हो समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित मतलब दो भागों में सम मतलब बराबर भागों में समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। अब उसके बाद सीधे आप लोग को यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, जब ये मध्य बिंदु है तो ये हो जाएगा AO = OC और हो जाएगा OB = OD। आगे लिखिएगा बच्चों, अतः जो मैंने बताया उसी को लिख दीजिए। अतः क्या हो जाएगा बच्चों, AO = OC, अभी मैंने बताया कि ये AO OC के बराबर हो जाएगा, तथा OB = OD, ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये लिख देना है बच्चों। या बोले सीधा सीधा अगर बोलना चाहें, या क्या हो जाएगा बच्चों, AC का मध्य बिंदु, देखो ये जो O है ना बच्चों, ये जो O है वो मध्य बिंदु है किसका, BD का भी और CA का, तो इसका कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, दोनों का मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे या AC का मध्य बिंदु, ठीक है, का निर्देशांक जो होगा वो BD
के मध्य बिंदु का सेम होगा बच्चों, BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, ऐसे लिख दो। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप लोगों को पता है बच्चों, अगर एक लाइन रहा और इसका मध्य बिंदु का फॉर्मूला पूछ रहा है तो ये x1 अगर y1 है और ये x2 y2 है, तो इसका जो होता है बच्चों, इसका होता है x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये ऐसे मैंने साइड से बता दिया है, आप चाहो तो उसको मतलब नेगलेक्ट भी कर सकते हो फॉर्मूला को। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। तो सीधे लिखेंगे बच्चों, इसका देखो AC का मध्य बिंदु का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, देखो AC का, तो अभी मैंने बताया AC का मध्य बिंदु कैसे यूज करना है। तो x प्लस 1/2 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और 2 प्लस 6/2 हो जाएगा O का कोऑर्डिनेट। दो बिंदु का आप लोगों को भी मैंने बताया, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे सीधे यूज करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 1 प्लस x, अभी मैंने ऊपर से बताया by2 कोमा y निर्देशांक दिया हुआ है 2 प्लस 6, तो y/2 है ना। देखो ध्यान से देख लो, 1 प्लस x/2 और फिर 2 प्लस 6/2 मैंने लिख दिया। अब इसका देखो क्या लिखेंगे, 3 प्लस 4/2 और एक लिखेंगे 5 प्लस y/2। वही मैंने यहाँ पे भी लिख दूंगा इधर। ठीक है, बराबर 4 प्लस 3/2 कोमा 5 प्लस y/2। अब देखो ये x निर्देशांक और ये भी x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। तो दोनों को तुलना करने पर क्या लिखेंगे कि समान, छोड़िए ये नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा, उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप लोग तुलना कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 बच्चों। ये देखो 4 3 7/2, और इधर आप लोग चाहें तो तथा लिख सकते हैं, तथा। ठीक है, 2 है ना, और इधर देखो 6 2 8/2 मतलब 4 बराबर 5 प्लस y/2 लिख सकते हैं, 5 प्लस y/2। तो देखो बच्चों, क्रॉस से ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, आप लोगों को पता होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये x देखो क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू, ये 1 जाकर उधर घट जाएगा बच्चों, तो x बराबर डायरेक्ट 6 आ जाएगा, याद रखिए, तथा, है ना। और ये देखो बच्चों 4 दूना 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 बराबर 5 प्लस y। ठीक है, ये 5 उधर जाके घट जाएगा तो 3 हो जाएगा बच्चों, तो y बराबर कितना आया, 3 आया। तो इस तरह से करके आपको फाइंड आउट कर लेना है बच्चों। ठीक है, तो मैंने पूरा बना दिया, देखो इसी तरह से बनाना है एग्जाम में, ताकि देखने वाला को भी अच्छा लगे और आपको फुल का फुल मार्क्स दे। देखो मैंने कितने अच्छे से बना दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अगर जब त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों, और आप लोगों को पहले भी मैंने बता दिया कि त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल आपसे पूछे और आपको तीनों शीर्ष दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज होता है। बार बार मैं नहीं बताऊंगा। एक ही चीज़, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस हाफ x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये पहले मैंने भी बता दिया है। अगर आपको दिक्कत होता है फिर भी मानने में, तो यहाँ पे x1 y1 वैल्यू पुट करने में अगर दिक्कत होता है तो इस तरह से मान लिया करें पहले से, x2 y2 x3 y3। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो फिर पुट करने में। अब देखो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करना है तो क्या होगा, हाफ x1 का वैल्यू देखो बच्चों, x1 का 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट है y2, तो y2 का देखो वैल्यू बच्चों 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। अगर वैल्यू पुट करने में दिक्कत होता है माइनस यहाँ पे तो माइनस लगा देंगे। y3 का माइनस देखो -5 है तो यहाँ पे ब्रैकेट में -5 जाएगा, और ये ब्रैकेट को ये बंद किया, और ये बड़ा थोड़ा सा पहले वाला ब्रैकेट को ये बंद करेगा। अब x2 का वैल्यू देखो यहाँ से 4 आ जाएगा। फिर देखो y3 का वैल्यू पूछ रहा है तो y3 का वैल्यू -5 है तो -5 लिख देंगे। -y1 बोल रहा है तो देखो पहले माइनस लगा लो, y1 बोल रहा है तो -1 हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करने में गड़बड़ मत करना अपने एग्जाम में। ठीक है, अब फिर प्लस देखो x3 है तो -3 जाएगा। ठीक है, अब इंटू -3 इंटू देखो ये ब्रैकेट में दे देना, प्लस माइनस एक साथ कहीं पे भी नहीं दिया जाता है। तो देखो y1 कितना है, -1 है तो -1 लगा दो, फिर माइनस यहाँ दिया हुआ तो माइनस लगा दो। y2 तो y2 का वैल्यू 6 है, ऐसे करके यहाँ पे बक्सा बंद कर दो। अब पिटारा बंद हो गया है तो देखो इसका वैल्यू निकालना आसान होगा। यहाँ से देखो 1 हो गया 6 और ये माइनस प्लस जाता बच्चों तो 6 5 11 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ इंटू 11 प्लस, ये दोनों इंटू में है बच्चों, याद रखिएगा, +4 इंटू देखो ये -5 है और ये +1 है, माइनस प्लस 1 तो -4 बचेगा, तो यहाँ पे -4 डायरेक्ट लिख देता हूँ। प्लस देखो ये -3 है इंटू में, और ये -7 है, -1 और -6 -7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो 11 इंटू 11 और ये 4 चुके 16 -16 और ये 7 या 21, देखो -3 इंटू -7 प्लस में आ जाएगा तो 7 या 21, समझ में आ रहा है। -3 इंटू -4 आप लोगों को पता होगा, माइनस में कोई संख्या रहती है फिर माइनस में रहती है, इंटू होता है तो ये प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 16 और 21 में 5 बचा, और 5 और 11 क्या हो जाएगा 16, तो हो जाएगा हाफ इंटू 16। ठीक है, ये मिटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 8 16, मतलब कितना आया बच्चों 8 वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आपका खंभा गड़ा हुआ है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को।
माना ये खंभा ये है, ठीक है, ये खंभा है, फिर एक रस्सी तान के बांधी हुई है बच्चों। देखो ये रस्सी है, यहाँ पे मैं कील से इसे समझा दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। ये कील से यहाँ पे ठोका हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये आप लोगों को पता है कि ये ऊर्ध्वाधर ही होगा, जो खंभा गड़ा रहता है वो सीधा ही गड़ा रहता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। चलिए इसको हम ABC मान लेते हैं, ठीक है। और आप लोगों को दिया हुआ ये जो रस्सी बांधी हुई है बच्चों, ये रस्सी है, तो ये रस्सी की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। ये भूमि है, भूमि को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा, घास उगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि 20 मीटर लंबाई जो है वो हमारे रस्सी की है, जो कि भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो आपको पूछ क्या रहा है बच्चों, खंबे की ऊंचाई क्या होगी, AC खंबे की ऊंचाई क्या होगी। ये चाहे तो आप H मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो लिखिए, माना AB रस्सी जो कि 20 मीटर लंबा है, ठीक है, 20 मीटर लंबा है, ठीक है। AC खंभे से तनी हुई भूमि में गाड़ दी गई है, या भूमि से जोड़ दी गई है, या बांध दी गई है, भूमि में जोड़कर बांध दी गई है, जो भी लिख सकते हैं, जोड़कर बांध दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से लिखिएगा बच्चों, इसलिए समकोण त्रिभुज, डायरेक्ट चित्र से आप लोग देख के, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, चूँकि AC एक खंभा है जो कि ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब आप लोगों को पता होगा बच्चों, सीधा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर है, लिख दीजिए सीधे, जो खंभा है जो कि ऊर्ध्वाधर है, इसलिए कोण ACB, ये वाला कोण जो होगा वो 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, ACB = 90 डिग्री, ऐसे करके लिख देना है बच्चों। उसके बाद देखिए क्या लिखिए, अब सीधे यूज कीजिएगा sin B का फॉर्मूला, क्योंकि देखो यहाँ पे H और P का यूज होगा, ठीक है। ये छोड़ो, H मत लिखो यार, झूठ में लिख रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या यूज होगा, साइन का फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे मतलब कि परपेंडिकुलर का यूज करना है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में, देखो इस एंगल के रेस्पेक्ट में P और H का यूज करना है, P और H। तो क्या यूज होगा, साइन का, मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात यूज होगा। तो साइन B यहाँ से लिखते हैं, तो साइन B यूज होगा, क्यों होगा मैंने बता दिया। साइन B क्या लिखेंगे, कोण B के सामने की भुजा, कोण B के सामने की भुजा डिवाइड बाई, है ना, रस्सी की लंबाई, यही यूज होगा ना बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिए, कोण B के सामने की भुजा क्या है, AC है, जो कि हमारा खंबे की लंबाई है, और रस्सी की लंबाई 20 मीटर आपको दिया हुआ है बच्चों। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे साइन B देखो, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है। सीधे वैल्यू देखो पुट कर रहे हैं, AC का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, निकालना है, वही खंबे की ऊंचाई है 20, और देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है बच्चों, आप लोग को सभी को पता होगा। तो हो जाएगा AC/20, ये 2 से कट जाएगा ना बच्चों 10, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों, AC बराबर कितना आ गया, AC बराबर तुम लोगों को कितना आ गया बच्चों, 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से लिख देना, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। बस इतना ही करके देख दो, कितना अच्छा से लग रहा है बच्चों। इसी तरह से सजा के सुंदर से बनाना, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2a जो है न्यून कोण है, और आपको a का वैल्यू याद करना है। तो देखिए लिखेंगे, दिया है यही क्वेश्चन, जो लिखा हुआ है उसे लिख देंगे, और लिखेंगे जहाँ 2a एक न्यून कोण है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर पाएंगे इसमें बच्चों, कौन सा यूज होगा आपको बताए दिए हैं कि tan 90 - थीटा क्या होता है, कोण थीटा होता है, ठीक है। वही वाला यहाँ पे यूज होगा। इसको देखो समीकरण 1 मान लो, अच्छा रहेगा समीकरण 1। अब देखो कैसे बनाएंगे बच्चों, सीधा आपको लिखना है, चूँकि फॉर्मूला का यूज करके tan 2a क्या होता है बच्चों, cot 90 - 2a। आप लोगों को पहले ही मैंने ये बता दिया था बच्चों, ठीक है। तो ये समीकरण 2 मानो, और समीकरण 1 और 2 से क्या लिखना, समीकरण 1 और 2 से देखो बच्चों, tan 2a इसके बराबर, इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, हो जाएंगे ना, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, इसलिए cot 90 - 2a = cot a - 18 डिग्री,
अब देखो बच्चों दोनों सेमी कोण है, एंगल है, तो दोनों को हम एंगल को तुलना कर सकते हैं चूंकि बराबर है, तो और दोनों न्यून कोण ही है, तो यहाँ पे हम लोग तुलना कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 90 - 2a इज इक्वल टू a - 18। अब यहाँ से देखो ये जो 2a है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 18 जाके इधर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19 + 18 इज इक्वल टू 3a हो जाएगा। तो देखो क्यों बोला 2a माइनस इधर में है तो जो जाकर उधर प्लस हो जाएगा, ये -18 इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखो 3a कितना हो गया 90 + 18 कितना होता है तो 108 होता है। चलो डिवाइड कर दो, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 108/3, 3 × 3 = 9, 1 × 3 = 18 कितना है बच्चों, a इज इक्वल टू 36 डिग्री आपका आ गया है बच्चों। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखो बच्चों जो आपको 12th नंबर क्वेश्चन है, 12th नंबर क्वेश्चन जो है वो उसमें आपको रचना पूछ रहा है जो कि मैंने पहले ले लिया, तो मैं फिर यहाँ पे साधारण तरीके से समझा दे रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा, एग्जाम में बन जाएगा। आप लोग को 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाना है, जिसका एक और त्रिभुज की रचना करना है जिसका 2/3 इसका भुजा हो। ठीक है, तो देखो 6 सेंटीमीटर का पहले खींच लेना, आप चाहो तो 5 का भी खींच सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे 6 खींच रहा हूँ। 6 सेंटीमीटर का पहले ऐसे करके खींच लेना बच्चों। ठीक है, यहाँ पे AB की रचना कर देना। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 लेके इधर से एक बार चाप खींचना। 4 का आप कंपास में ऐसे जो कंपास रहता है बच्चों, दोनों का जो सिरा रहता है उसके बीच में 4 सेंटीमीटर का आप लोग ले लीजिएगा दूरी मेजरमेंट करके स्केल में। ठीक है, 4 से यहाँ पे काटिएगा तो यहाँ कटेगा। ठीक है, ऐसे करके काटिएगा, और B से फिर रख के 5 का काटना है, 5 का काटिएगा तो कुछ यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैच कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे करके ऐसे मिला देना, स्केल की मदद से मिलाना, तो ये आपका त्रिभुज हो जाएगा 6, इधर 4 सेंटीमीटर और इधर 5 सेंटीमीटर का आपको ये एक त्रिभुज मिल जाएगा बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, किसी भी एंगल पर एक सिरे से आगे बढ़ाना है एक रेखा को। ठीक है, ऐसे करके बढ़ाना है। ठीक है, और यहाँ पे 3 कट लेना है। यहाँ पे आप ले लीजिए Q1 ले लीजिए, यहाँ पे Q2। ठीक है, और यहाँ पे Q3 बराबर लेना बच्चों, ये प्रकार की मदद से काटते जाना, एक बार कुछ भी ले लेना और काट देना। अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ पे सिरा में रख के कंपास का कोई सिरा ऐसा बना लेना, थोड़ा सा कम कर लेना ये सिरे के फैला को, और ऐसे करके घुमाना, चाप बनाना जानते हो ना, ऐसे करके चाप बनाना ऐसे, और फिर ये 3 के बाद 2 के पास भी चाप बनाना, 2 के पास बनाओगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये वाला जो 3 से है उसको ये सिरा यहाँ से तुम मैच कर देना, मैच कर दिए बच्चों। ठीक है, अब उसके ये वाला जो एंगल है यहाँ पे एक सिरा रखना और एक सिरा यहाँ रखना, देखो ऐसे करके ये सिरा ऐसे करके नाप लेना, देखो ऐसे करके, और यही सिरा यहाँ से ऐसे करके काट देना। तो यहाँ कट रहा है, देखो यहाँ पे कट रहा है, अब यहीं कटा, तो ये दोनों मैच कर देना। देखो तो बच्चों ये जो आपका यहाँ पे आ गया है, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक वही मतलब कि प्रकार से ऐसे करके वही जो कंपास से आपको जितना फिर यहाँ पे एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे ऐसे आपको घुमा देना। ध्यान रहे जो सिरा है वो कंपास का प्रकार का बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ ऐसे करके खींच देना। ठीक है, अब फिर से ये वाला यहाँ पे बिंदु और ये दोनों बिंदु के बीच में प्रकार को उठा के देखना और नाप के देखना कि कितना बन रहा है। ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे करके काट देना। तो यहाँ कटा बच्चों, अभी देखा मैंने, यहाँ कटा, अब ये दोनों मैच कर दो। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो त्रिभुज आपको बना है A और यहाँ पे A B डैश C डैश, ये एक ऐसा त्रिभुज का निर्माण हो गया बच्चों जिसका भुजा जो है वो 2/3 के अनुपात में है। ये आपका हो गया 12 का रचना। ये मैंने एक वीडियो में बता दिया है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, उसी तरह से रचना होगा। और एक और आपका जो दिया है बच्चों वृत्त वाला, वो मैं समझा देता हूँ, यहीं पे समझ लो। वृत्त वाला भी आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, उसके बाद 6 सेंटीमीटर की दूरी से आपको 2 स्पर्श रेखा खींचना है। तो क्या करना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेना ऐसे करके स्केल में माप के, और आपको बना देना वृत्त। तो ऐसे कुछ वृत्त बनेगा बच्चों। ठीक है, सॉरी, ऐसे देखो वृत्त बनेगा। हाँ, ऐसे कुछ वृत्त बनेगा, इसका त्रिज्या कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ठीक है। तो क्या करना बच्चों, यहाँ से ये छोड़ो भी, इधर मत लो, इधर ही लो। इससे 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। शुरू में ही क्या करना, 6 सेंटीमीटर का खींच लेना। अगर दिक्कत है तो पहले 6 सेंटीमीटर का खींच लेना और फिर 4 सेंटीमीटर का ले लेना, उसके बाद चाप खींचना, तो यहाँ पे काटेगा इसको। ठीक है, अब क्या करना, A और B का लंब समद्विभाजक खींचना। लंब समद्विभाजक खींचना मैंने बता दिया है कि प्रकार में आधा से ज़्यादा दूरी लेके, आधा से थोड़ा ज़्यादा लेके एक बार यहाँ चाप काटते हैं और एक बार उधर से चाप काटते हैं। देखो ऐसे आधा से ज़्यादा मैंने ले लिया है, और एक बार मैं यहाँ से ऐसे चाप काटूँ तो यहाँ कटेगा, और यहाँ से काटूँ तो इधर कटेगा। ठीक है,
जिधर भी काटोगे, ये बहुत इधर कट गया है, अब और आप काटोगे तो यहाँ पे कटेगा कुछ, एक यहाँ कटेगा और एक यहाँ कटेगा। अब क्या करना, लमसम द्विभाजक से इसको लमसम द्विभाजक खींच देना। देखो यहाँ कटेगा और यहाँ कटेगा। चलो यहाँ से ऐसे एक लमसम द्विभाजक खींच देंगे। ये तो खिंचा नहीं रहा है, थोड़ा सा इधर दाएँ हो रहा है। चलो मैं बता दे रहा हूँ फिर भी एग्जैक्ट करके। वो इसका यहाँ पे कुछ कटेगा बच्चों, ये यहाँ पे, ठीक है। तो वो रेखा, बात के माने वो रेखाएं यहाँ पे ऐसे से काट रही हैं। जो चाप तुम खींचे, ए से काटोगे तो यहाँ कटेगा और बी से काटोगे तो यहाँ कटेगा, ठीक है। लमसम द्विभाजक खींचना आप लोग को आना चाहिए। अब देखो यहाँ से जो बिंदु है बच्चों और यहाँ से बिंदु है, इससे एक तुम वृत्त की रचना कर लेना, केंद्र मान के, त्रिज्या मान के। इसको यहाँ पे सी मान लेता हूँ, इसे त्रिज्या मान के और तुम एक वृत्त खींच देना ऐसे करके। ये एक दूसरा वृत्त होगा। अब ये देखो, ये जो दो बिंदु बना बच्चों, यहाँ से इसको तुम मैच कर देना। ये जो काटा, दोनों वृत्त जहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है, बस वही रेखा को मैच कर देना है। समझ में आया? अब ये रेखा जो आपको मैच कर दी है बच्चों, है ना, ये जो रेखा आप लोग मैच करोगे, ये थोड़ा और ऊपर कटेगा। ये मैं थोड़ा बहुत नीचे कट गया है। आप लोग का चित्र कुछ ऐसा बनेगा, मैं बता देता हूँ। ऐसा बनेगा बच्चों, ऐसा, ठीक है। तो ये जो आपका बनेगा बच्चों, यही स्पर्श रेखा आपका खिंचा जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप एग्जाम में बना के देख लेना, आपका ऐसा जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा जाएगा चित्र में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। या मैंने आपको रफ एस्टिमेट दे दिया। 14 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, पिछले वाला जैसा ही है, थैला जैसा है। मैंने बताया था एक थैला है ऐसे करके, ठीक है, एक थैला है, ठीक है। इसमें कुछ मार्बल रखे हुए हैं, कुछ वाइट मार्बल है। मैं बड़ा चित्र बना देता हूँ आप लोगों के चित्र के लिए समझने के लिए। एक बड़ा सा ऐसा थैला रखा हुआ है बच्चों, ठीक है, एक बड़ा सा थैला है बच्चों। इसमें कुछ मार्बल्स हैं, ठीक है, मार्बल्स हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ आपका सफ़ेद और कुछ हरा है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है प्रायिकता कि जब भी एक मार्बल को निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि मार्बल सफ़ेद होगा, इसकी क्या प्रायिकता है कि मार्बल हरा होगा, सफ़ेद होगा, लाल होगा, वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिएगा, दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया पहले उसे लिखो बच्चों। दिया गया है एक थैले में, एक थैले में क्या दिया हुआ बच्चों, लाल मार्बल की संख्या, मार्बल है, लाल मार्बलों की संख्या कितनी है बच्चों, लाल मार्बलों की संख्या लिख दो। लाल मार्बलों की संख्या बराबर 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। उसी प्रकार बच्चों सफ़ेद की कितनी है, सफ़ेद मार्बलों की संख्या, आप डैश नहीं देना एग्जाम में, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 8 दे देना। और फिर हरे मार्बलों की संख्या कितनी है बच्चों, आपका 4 है, ठीक है। तो अतः थैले में कुल कितना हो गया बच्चों, अतः थैले में कुल मार्बलों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, कुल मार्बलों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, 5 + 8 + 4 हो जाएगा बच्चों, 8 × 4 = 12, 5 = 17, ठीक है। तो अब देखो ए नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, पहला पूछ रहा है आपको सफ़ेद गेंद होना चाहिए निकाली गई, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रायिकता। निकाली गई मार्बल है बच्चों, निकाली गई मार्बल सफ़ेद है, ठीक है। तो देखो बच्चों सफ़ेद मार्बल के पक्ष में कितना है, 5, 60 है, 8 है, और टोटल कितना है 17, तो ये हो जाएगा 8/17। इसी तरह से बी नंबर आपका जो ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, निकाली गई मार्बल आपका क्या होना चाहिए, लाल है पूछ रहा है। तो लाल के पक्ष में देखो 5 है, कितना है टोटल, 17 है। आप लोगों को मैंने प्रायिकता बता दिया, प्रायिकता का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो एक बार सुन लीजिए। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल और बच्चे में कुल परिणामों की संख्या, बट्टे में कुल परिणामों की संख्या, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब सी नंबर क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि हरा गेंद नहीं है बच्चों, हरा गेंद नहीं है, तो ध्यान से देना, इसको बनाने से पहले यहाँ पे लिख लो, हरे मार्बल की संख्या कितना है बच्चों, हरे मार्बल की संख्या, हरा मार्बल नहीं है कब पूछ रहा है, तो हरे मार्बल के पहले संख्या कितना, 4, ठीक है। तो 4 अगर 17 में बच्चों हरे हैं, तो बाकी जो हरा नहीं है वो कितना हो जाएगा, 17 में 4 घटा देंगे, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। अतः हरे नहीं मार्बल की संख्या, हरे नहीं मार्बल की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, 17 में 4 घटेगा ना जी। जो लाल है और जो सफ़ेद है वो दोनों हरा नहीं है, वो भी गिनती में आएगा, क्योंकि जो हरा नहीं है मतलब जो भी हरा जितना उसको घटा देना है, बस इतना ही जानिए, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाली गई मार्बल हरा नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा छूट गया था, प्रोबेबिलिटी निकाली गई मार्बल हरा नहीं है, कितना हो जाएगा बच्चों,
13 ऐसा मार्बल है जो हरा नहीं है, कितना में 17 में, तो 13/17 इसका आंसर सही हो जाएगा ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन बना लेना है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, मानना कि एक पेड़ था, ऐसे खड़ा था, ध्यान से समझो। अब पेड़ टूट के ऐसे गिर गया है, जमीन में ऐसे सट गया है, देखो। और यहाँ पे ज़मीन है, ज़मीन यहाँ पे है, देखो ज़मीन, तो ऐसे सट गया है बच्चों। तो क्या निर्माण हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर हम मैच कर देंगे, अगर ऐसे करके ऐसे मैच करेंगे तो देखो एक त्रिभुज बन रहा है, देखो, और एक समकोण त्रिभुज बनेगा ऐसे करके। कैसे बना मैं समझा दिया हूँ फिर से, देखो यहाँ से ध्यान से समझ में आ जाएगा। ऐसे अगर कोई पेड़ है ऐसे करके खड़ा है बच्चों, और एक सिरा टूट के गिर जाएगा तो ज़मीन में वो ऐसे सट जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो कुल लंबाई जो पहले पेड़ की थी, देखो ये पेड़ की कुल लंबाई कितना हुआ, ये पूरा का पूरा दोनों, मतलब कि जो कैप है दोनों का लंबाई हुआ। लेकिन जब टूट के गिर गया तो वही इसका लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों, एक लंब वाला सिरा और एक कर्ण वाला सिरा, सिर्फ बेस वाला आपका जमीन रह जाएगा। यहाँ पे जमीन है, नीचे जमीन है, जमीन से कोई मतलब नहीं है बच्चों। लेकिन पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, आपका लंब और प्लस कर्ण, देखो ये लंब और कर्ण जुड़ेगा, ये दोनों देखो ऐसे करके, ठीक है। और ये सीधा ही खड़ा रहेगा, जो खंबा टूट के गिरा है वो सीधा ही खड़ा रह जाएगा। तो चलो हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा देते हैं आप लोगों को करना कैसे है। तो एक पेड़ मैं मान लेता हूँ कि ऐसे था बच्चों, ध्यान से समझना। एक पेड़ का पहले एक लंबाई ऐसे था, ठीक है, और बाद में देखो ये ई बिंदु था, और बाद में टूट के फिर ऐसे यहाँ से ऐसा, यहाँ से जो हिस्सा था वो टूट के ऐसे जुट गया, देखो ऐसे। ये पहले ई में था, ये वाला जो बिंदु था पहले ई में था। अब ये त्रिभुज बन गया है बी ए सी मान लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ए था बिंदु, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी आ गया और यहाँ पे बी। और ये वाला सिरा जो था सी पहले ई में था, लेकिन टूट के अब यहाँ आ गया है। तो हमको पेड़ की कुल लंबाई पूछ रहा है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे। ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है कि जो टूट के बना वो 30 डिग्री बन गया है, और पाद बिंदु के बीच की दूरी 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई आपको पहले मैं बता दिया कि AB + BC होगा। तो कौन कौन सा यूज होगा, देखो तो एक बार हम tan यूज करेंगे, tan का वैल्यू, तो tan क्या होता है P/B। तो यहाँ से हमको ये P मिल जाएगा, और H निकालना है तो क्या हो जाएगा, कोई भी यूज कर सकते हैं, B दिया हुआ और H निकालना है तो cos का यूज करेंगे, cos = B/H होता है, तो यहाँ से H भी मिल जाएगा, ये BC। तो अब सीधे हम लोग लिखेंगे क्या पैसे, देखो क्वेश्चन में आंसर में लिखेंगे माना, ठीक है। कैसे लिखना है देखिए, माना AE कोई पेड़ था, पहले AE तक था ऊंचा, पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ, अगर ऐसे था तो ऐसे पेड़ था, ठीक है। अब ये टूट के ऐसा बन गया है, तो AE पहले पेड़ था, A और E, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया है, तो लिखना माना AE कोई पेड़ था जो कि बिंदु B से टूटा है। देखो यहाँ पे बिंदु B से टूट के गिरा है, और ये वाला सिरा EC बन गया, तो बिंदु B से टूट कर, है ना, भूमि को कौन से बिंदु पर छू रहा है, भूमि को C बिंदु पर छू रहा है, भूमि को C बिंदु पर छूने लगा, है ना। लिखना जो भूमि से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, जो भूमि से 30 डिग्री पर झुका हुआ है, डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है, झुका हुआ है, ठीक है। अतः पेड़ की, थोड़ा सा राइटिंग आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, अतः पेड़ की, है ना, कुल लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों, कुल लंबाई क्या हो जाएगा, AB + BC हो जाएगा। क्या लिखेंगे, AB + BC। अब डायरेक्ट यूज करेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे, tan का यूज करेंगे, पहले ही मैंने बता दिया था, तो tan C, और tan C क्या हो जाएगा बच्चों, AB/AC, तो हो जाएगा AB/AC। यहीं पे मैं आगे बढ़ा देता हूँ, tan 30 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, तो tan 30 डिग्री = हो जाएगा AB/AC। फिर उसी का आगे वैल्यू बता देंगे बच्चों, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, और AB का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, यही तो हमको निकालना है, और AC का वैल्यू हम लोग को 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या पता चला बच्चों, AB का वैल्यू, ध्यान से देखिए, ये 8 ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/√3 मीटर आ गया। ये आपका आ गया बच्चों AB का वैल्यू। अब हम लोग को BC का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, BC का। तब cos C का यूज करेंगे, cos C के लिए आप लोग को मैंने बता देते हैं, cos C जब यूज करेंगे तो हो जाएगा B/H। तो ये या लिखिएगा, अब cos C = क्या हो जाएगा, AC/BC। इसी को आगे बढ़ाएंगे, आप लोग नीचे लिखिएगा, तो cos 30 डिग्री दिया हुआ है = AC/BC।
BC। अब BC का वैल्यू AC का वैल्यू हमको पता है तो लिख देते हैं ना, क्या देरी करेंगे। AC का वैल्यू 8 है और BC का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू अगर नहीं आता तो क्वेश्चन बनेगा नहीं तुम लोग से। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, याद रखिएगा, सभी वैल्यू याद कर लीजिए आप लोग, बाई 8/BC। अब ये देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा तो ये BC के बाद से √3 जाएगा तो √3BC इज इक्वल टू 8 दूनी 16 हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 16/√3 मीटर आपका आ गया। ठीक है, ये पे ब्रैकेट घेरना नहीं, अभी ये आंसर नहीं आया है, सॉरी 16/√3, ब्रैकेट नहीं घेरना। ठीक है, तो ये यहाँ तक कितना आ गया बच्चों, 16/√3। अब लिखना अतः पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा बच्चों, अतः पेड़ की ऊंचाई, आप लोगों को भी मैंने बताया था पेड़ की ऊंचाई क्या होता है, AC + AB, और यहाँ पे AB निकल गया था और यहाँ पे BC भी निकल गया था, दोनों को जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई AB प्लस क्या लिखेंगे, BC बराबर क्या होगा, एक का वैल्यू 8/√3 आया और दूसरा का वैल्यू 16/√3 मीटर आएगा। जोड़ दोगे बच्चों तो 8 16 8 24/√3 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो ये 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 24/√3 ऐसे हो जाएगा। अब देखो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 3 8 जा 24 और √3, ये √3 से ये 3 कैंसिल होगा तो ये भी √3 बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8√3 मीटर। तो लिख देना अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होगा। लिख देना अतः पेड़ की ऊंचाई, लिख देता हूँ अतः पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई पूरा लिखना तुम लोग 8√3 मीटर है, ऐसे लिख देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में देखो बच्चों, दो घन है, दोनों घन का आपको दे दिया गया है कि भुजा पता नहीं है लेकिन उसका आपको आयतन दे दिया है, आयतन दे दिया, फिर बोल रहे थे दोनों घन को जोड़कर घना बना दिया गया, उसका आयतन आप लोग को पूछा जा रहा है। तो पहले लिख लीजिए, जो दिया हुआ वही लिखिए, माना, ठीक है, दिए गए, जिस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है उसी तरह से बनाना है। माना दिए गए प्रत्येक घन की भुजा, घन की भुजा आप लोग को पता नहीं है तो क्या मान लेंगे, घन की भुजा A मीटर है बराबर A सेंटीमीटर, ये मैंने मान लिया, खुद से मान लिया बच्चों, A सेंटीमीटर मैंने खुद से मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे क्या करना है, जब दे दिया है तो प्रश्नानुसार आप लोग को पता होगा, प्रश्नानुसार, ठीक है, दिए गए घन का आयतन क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, दिए गए घन का या प्रत्येक घन का, सॉरी दिए गए प्रत्येक घन का लिख देते हैं, दिए गए प्रत्येक घन का आयतन आप लोग को ये दिया हुआ है। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोग को याद है, ये आप लोग का फॉर्मूला होता है A³ ठीक है, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख लीजिएगा, इसलिए A³ बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ से ये एक भुजा दिया हुआ है और घन का आयतन होता है A³ तो A³ बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना। अब यहाँ से A³ हो जाएगा A पर क्यूब, और देखो 64 किसका क्यूब है, 4 का है ना बच्चों, तो 4 का क्यूब लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता चला, A बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब घन की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अगर 64 को अगर 4 निकालने नहीं आ रहा तो ऐसे निकाल लेना, 3 का जोड़ा बनता है बच्चों घन में, तो 4 चौके 16 फिर 4 चौके 16, तो 3 बार आया ना, तो 3 बार का एक ही बार लिखाता है घन में, तो हो गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो घन का चित्र कैसे बनाना है, थोड़ा सा सुंदर चित्र बनाना। ये एक घन है बच्चों, एग्जाम में थोड़ा सा अच्छे से चित्रकारी करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। तो इसको थोड़ा सा देखो डॉटेड में दिखाना, अंदर वाली पार्ट है ना, तो अंदर वाला पार्ट को मैं डॉटेड में दिखाऊंगा। देखो डॉटेड में दिखा दिया, इस दोनों को मैच कर देना, ठीक है। देखो ये पहले एक घन था बच्चों, अब एक और घन इसमें जुड़ेगा बच्चों, तो एक और घन मैं इसमें जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो एक और घन जोड़ रहे हैं मैं, ठीक है, जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब ये इससे जुटेगा, ठीक है। अब ये देखो बच्चों ये वाला सिरा पीछे वाला इससे जुड़ेगा, ठीक है, ये यहीं तक जाएगा, सॉरी यहीं तक जाएगा तभी अच्छा लगेगा। देखो यहाँ से ध्यान से देखने में, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये पूरा सीधा जुड़ेगा और ये पीछे ऐसे जोड़ देना। चित्र बनाने का कला होना चाहिए बच्चों, देखो ऐसे बनने तभी लगेगा बक्सा जैसा। अब याद रखिए ये जो आपको दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये जो तिरछा वाला जो आ रहा है ये भी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये 4 आपको दिया हुआ था सीधा वाला, ये भी सीधा 4 सेंटीमीटर।
तो ध्यान देना बच्चों कि लंबाई 4 4 8 हो गया घनाभ का, लेकिन ये जो चौड़ाई है ये 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप लिखना चाहो तो लिख दो L बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। और ये देखो चौड़ाई वही रहा है, चौड़ाई नहीं बदलेगा, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। दो घनाभ को जब घन को मैंने जोड़ दिया है बच्चों, और H क्या रहेगा 4 ही सेंटीमीटर रहेगा। अब यहाँ से हम लोग सीधे घनाभ का चले आते हैं, घनाभ का सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, घनाभ का आयतन है ना। तो घनाभ का यहाँ पे सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे दोनों, इसीलिए हमको LBH का यूज हुआ है, ठीक है। तो घनाभ का है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला में पुट कर दो बच्चों, 2 × L का वैल्यू 8 है तो 8 × B का वैल्यू 4 है प्लस B का वैल्यू 4 है, फिर H का वैल्यू भी 4 है, फिर H का वैल्यू 4 है और L का वैल्यू 8 है। क्या हो जाएगा बच्चों 2 × 8 × 32 + 16 + 32, 32 दूनी 64 और 64 16 कितना होता है बच्चों, तो 2 गुने कितना हो जाएगा 64 16 80 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा बच्चों, याद रखिएगा ये, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो लिख देना अंतिम में, अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाना है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आप लोग का है 17 नंबर है, नहीं हाँ 17 नंबर है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये सुंदर क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया, स्टार मार लेना। देखो एक बड़ा सा बेलन है बच्चों जिसका आप लोग का 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है, आपका व्यास दे दिया गया है और उसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है। उसके ऊपर एक और बेलन तुम्हारा अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर रखा हुआ है, लादा हुआ है, मतलब समझ सकते हो 60 सेंटीमीटर है, जो कि खंभे का निर्माण कर रहा है दोनों मिलकर। 60 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या दिया हुआ है ऊपर वाले की, और इसका दिया हुआ है व्यास। अब हम लोग क्या करना है बच्चों, इसका हमको वजन निकालना है। आप लोगों को पता है कि इसका पहले आयतन निकालना होगा, पहले इसका आयतन निकालेंगे और 1 सेंटीमीटर के ऊपर आप लोगों को पता होगा कि जो आपका आएगा आयतन वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपको वजन 8 kg दे दिया है। तो आप लोगों को कैसे निकालना है वो मैं बता रहा हूँ। 8 ग्राम दिया हुआ है, तो 8 ग्राम दिए हुए हैं, तो आप लोग को जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसको 8 से गुना करके निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। तो पहले चलिए हम लोग बड़े बेलन को हम लोग बड़ा बेलन पर यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं, निकाल लेते, उसके बाद छोटे बेलन का निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे बनाइएगा, यहाँ पर ठीक है, बड़े बेलन का व्यास बराबर कितना दिया है बच्चों 24 सेंटीमीटर, है ना। इसलिए त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगी बच्चों, त्रिज्या इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं, इसका कैपिटल R इक्वल टू 24/2 कितना हो जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर इसका आ गया, है ना। बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई बच्चों, यहीं पे डायरेक्ट लिखो ऊंचाई, है ना। बड़े बेलन की, यहाँ पे की लिख देना, की ऊंचाई कितना है बच्चों दिया हुआ है H, हम लोग मानेंगे इसको H, यहाँ लिख ही देते हैं कैपिटल H। और इसको हम लोग कितना माने हैं बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर दिया हुआ, मानने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर सॉरी। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे आयतन, यहाँ पे बड़े बेलन की, यहाँ पे डॉट जहाँ पे लिख रहा है वही उतारना है, की आयतन। आयतन का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा बच्चों। बेलन का क्या होता है, यहाँ पे V1 इसको मान लीजिए बड़ा है, ठीक है, पाई याद रखिएगा R² H, यही आप लोग को फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो पाई R² H होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग निकाल लेते हैं। अब आप लोग को पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ नहीं था बच्चों, लेकिन याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन में पाई का वैल्यू में 3.14 यूज करना है। किताब में दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो याद रखना 22/7 यहाँ यूज नहीं कर लेना। R का वैल्यू 12 है, फिर गुने 12 लिखेंगे, और H का वैल्यू आप लोग को 220 है तो 220 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये चित्र को मैं यहाँ से कट करके अलग कर देता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो 220 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब तीनों को गुना करोगे बच्चों तो कितना आएगा, मैं सीधा बता देता हूँ कि 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। अगर गुना नहीं किया है तो करके देख लीजिएगा, मैं फिर भी करके दिखा देना चाहता हूँ, तो चलिए दिखा देते हैं। 12 12 144 होगा बच्चों, और 144 को 22 से गुना करके 0 बैठा देंगे, तो 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 8 8 2
8 8 दूनी 16 6 8 10 11 के 1 हाथ में 1 2 1 3 ये आपका आगे इतना बच्चों। इसको 3.14 से गुना करना है। अगर किसी को गुना करने में दिक्कत है तो मैं यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ। तो देखिए 4 से 0 आ जाएगा, 8 के 32 के 2 हाथ में 3 6 चौके 24 3 27 के 7 हाथ में 2 4 कम 4 2 6 4 तिया 12 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 उतरेगा, फिर 6 उतरेगा, 1 उतरेगा, फिर यहाँ पे 3 उतरेगा, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों 2 0 8 3 24 के 4 हाथ में 2 6 3 18 20 के 0 हाथ में 2 3 कम 3 2 5 3 तिया 9। देखो बच्चों कैलकुलेशन स्पीड करोगे तभी आप लोग की मैथ अच्छी होगी। 2 है ना, 8 7 15 के 5 हाथ में 1 6 6 12 4 16 17 के 7 हाथ में 1 2 1 3 1 4 5 3 8 1 9 और 9। देखो बच्चों 2 पॉइंट के बाद हमको दशमलव देखना है। देखो सेम टू सेम आया ना 99457.20, वही मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों। जीरो को आप लोग यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गुना करके भी दिखा दिया है, ठीक है। देख लो गुना करके, जो बच्चों को गुना में दिक्कत है यहाँ पे देख लेना। चलिए अब लोग छोटे बेलन का आयतन निकालते हैं। छोटे बेलन में देखो बच्चों यहाँ दिखा हुआ है, जो दिया हुआ है वही लिखेंगे। छोटे बेलन की त्रिज्या, इसको हम छोटा आर मानेंगे, उसको बड़ा आर माने थे। तो ये आप लोग को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की ऊंचाई, इसको भी छोटा एच मान के निकाल लेंगे। तो ये दिया हुआ था 60 सेंटीमीटर दिया हुआ था। आप लोग को आयतन यहाँ पे निकालना है, तो छोटे बेलन की आयतन यहाँ पे डॉट डॉट यूज होगा, ठीक है। आयतन यहाँ पे V2 इसको मान लेंगे, ठीक है। और इसका आप लोग को पता होगा पाई आर स्क्वायर एच इसका भी होगा, लेकिन सभी छोटा में यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.14 आर स्क्वायर मतलब 8 गुने 8 और एच का वैल्यू 60 दिया बच्चों। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आएगा 57 आप लोग गुना करके देख लेना, ठीक है। मैं गुना करके रखा हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इतना आपका आएगा बच्चों। अब आप लोग को देखिए बच्चों स्तंभ में कुल लोहे का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों। तो छोटे का आयतन का और बड़े का आयतन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों का आयतन हम जोड़ देंगे तो पूरे कुल का निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से देखो डायरेक्ट देखो कैसे लिखना है। यहाँ से लिखेंगे स्तंभ में लगे लोहे का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्या लिखेंगे V1 प्लस V2। और ये देखो V1 प्लस V2 कितना कितना आया है। V1 आपका कितना आया था, देखो इतना आया था। तो यहाँ लिखेंगे वही चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे 99475.2 और ये कितना आया देख लो यहीं पे लिखा हुआ है, हो जाएगा 12557.6 ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा बच्चों आंसर, ठीक है। तो वह मैंने लिख दिया है। अब चलो इसको दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ के कितना आ रहा है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जोड़ के आपका आएगा 1115 है ना 32.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन आ गया बच्चों, कुल आयतन आ गया। अब आप लोग को एक सेंटीमीटर क्यूब का आप लोग का वजन दिया बच्चों। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना दिया है बच्चों, 8 ग्राम। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा बच्चों, गुना कर देंगे। आप लोग एक एक नियम पढ़े होंगे, इसलिए 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। क्या करेंगे 115 सॉरी एक और 1 है बच्चों, 111 है 532.8 गुने 8 और ये ग्राम में आ जाएगा बच्चों, ये ग्राम में आ जाएगा। अब देखो हमको केजी में बदलना है बच्चों, तो इसको 1000 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 111532.8 इंटू 8 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, केजी, ठीक है। अब आपको इसको निकालिएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा मैं बता देता हूँ कितना आ जाएगा 892.26 केजी, ठीक है। जिसको गुना में दिक्कत है मैं बता दे रहा हूँ कि गुना करके, लेकिन पहले देख लो सॉल्यूशन कैसे आया बच्चों। पूरा देखना चाहते हो देखो सॉल्यूशन कैसे मैंने लाया है, ठीक है। इतना लंबा आप बनाओगे, चित्र बहुत सुंदर बनाना, देखो चित्र मैंने अच्छे से बना दिया था। तो इस तरह से करके आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम गुना करके भी दिखा देते हैं और भागा देकर, जिनको बच्चों को यहाँ पे दिक्कत है थोड़ा समझ ले, ठीक है। तो गुना करना है, ठीक है। कितना इसी को मैं यहाँ गुना करके दिखा देता हूँ। इसको 8 से गुना करना था ना, देखो इसी को मैंने यहाँ पे 8 से गुना किया है, तो वही मैं कर देता हूँ। 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 6 22 के 2 हाथ में 2, 8 24 2 26 के 6 हाथ में 2, 26 के 6 हाथ में 2, 8 5 40 2 42 के 2 हाथ में 4 है ना। और 8 एकम 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 एकम 8 1 9 और 8 एकम 8। देखो बच्चों अब यहाँ पे आपको 1 दशमलव के पॉइंट के बाद यहाँ पे दशमलव आएगा, ये आपका आ गया। अब इसको 1000 से जब तुम भागा दोगे तो ये 3 पॉइंट इधर जाएगा, 1 2 3, तो वही तो आंसर आया है 892.26। समझ में आया, 3 बार उधर जंप होके जाएगा, ये दशमलव यहाँ बैठ जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से करके बनाना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ और बारंबारता दिया हुआ है, ये दो चीज़ें आपको दी हुई है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ जल्दी से।
चलिए, ये आप लोग को दोनों दिया हुआ है और आप लोग को यहाँ पे वर्ग चिन्ह और एफ एक्स निकालना होगा। देखो बच्चों, माध्य का पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स। देखो ध्यान से, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स निकालना होगा, एफ तो पहले एक्स यहाँ पे पता नहीं तो एक्स निकालते, तो एक्स किसको बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। देखो तुम्हारा बॉक्स यहीं तक है क्वेश्चन में, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। ये आपको ऐसे करके रो में कॉलम में लिखा हुआ है, रो में लिखा हुआ है, सॉरी रो में, उसको मैंने कॉलम में ऐसे सेट कर दिया है। तो यहाँ पे ये दोनों मैं फिर से बनाया। तो देखो बच्चों, वर्ग चिन्ह क्या होता है? एक्स, एक्स आपका होता है ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना रहता है वर्ग अंतराल में। तो देखो 60 + 65 बटे 2 कितना हो जाएगा? 55 आ जाएगा। इसका बीच का डायरेक्ट लिख दो, वही आंसर हो जाएगा। 60 70 के बीच में 65, 70 80 के बीच में 75, 80 90 के बीच में 85। इसी तरह करके मैंने सभी को लिख लिया। अब देखो बच्चों, इसी को एक्स बोलते हैं, वर्ग चिन्ह इसी को कहते हैं, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बाई 2। अब क्या करेंगे बच्चों? एफ एक्स निकालेंगे। ये एफ है, बारंबार तो एफ बोलते हैं, तो एफ एक्स मतलब कि एफ और एक्स को गुना करेंगे बच्चों। तो ये दोनों को गुना किए, 55 × 8 कितना होगा? 440। 6 को 65 से गुना करेंगे तो 390। फिर ये देखो 12 और 75 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 900। फिर ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर ये दोनों को गुना करोगे तो ये आ जाएगा। अब लास्ट में क्या करेंगे बच्चों? सिग्मा एफ करेंगे। तो सिग्मा एफ सभी को जुट जाएगा, ये सभी को जोड़ के लिखेंगे नीचे। तो कितना होता है? देखो 8 से 14 12 कितना होता है? 26, 26 11 कितना होता है? 37, 37 13 कितना होता है बच्चों? 37 13 50 आता है बच्चों। तो देखो यहाँ पे सिग्मा एफ 50 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे बच्चों, ये वाला सिग्मा एफ एक्स को, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला अभी मैंने बताया था सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ आपका होता है। तो सिग्मा एफ का यहाँ पे निकल गया। अब सिग्मा एफ एक्स देखो 3900 आएगा, सभी को जोड़ के देख लेना। 5 5 10 के शून्य हाथ में 1, 3 3 6 9 6 9 15 4 19 19 और 1 20 के शून्य हाथ में 2 है ना। तो इस तरह से करके जोड़ के लाओगे तो ये 3900 आपका आएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। ये आसान था इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया। पिछली बार मैंने इसको बोर्ड में आप लोगों को बता दिया था, लेकिन अब बोर्ड में बताने का जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ बार बार मैं नहीं कराऊंगा। तो माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो देखो जोड़ के ये वाला जो आया था इसको ऊपर लिख दिए, और ये वाला जो जोड़ के लिखे थे इसको नीचे लिख दिए। कटा के देखो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। मैं कट देता हूँ, 3900 डिवाइड बाई 50। देखो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कम 5, और देखो 5 7 35 और 4 बचा 25 40, तो 78 आया। तो माध्य आपका 78 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन यही है बच्चों, जो आपको दिया हुआ है सारणी इस तरह से बना लेना है। वर्ग अंतराल और बारंबारता गैप भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो इस तरह से निकाल लेना। अब देखो बच्चों, जो सबसे ज़्यादा बार बारंबारता जिसकी वो है 35, तो ये वाला आपका हो गया बहुलक वर्ग, है ना। अब यहाँ से देखो कैसे निकालते हैं। तो जो बहुलक वर्ग रहता है बच्चों, याद रखिए इसको F1 मानते हैं बच्चों, इसको F1 मानते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाला को F0 मानेंगे, F0 जिसको बोलते हैं, और इसके नीचे वालों को F2 मानेंगे। मतलब 0 1 2 मतलब सीरियल में मानना है, बस इतना याद रखना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। तो क्या लिखेंगे बच्चों? देखो यहाँ पे क्या लिखना, क्या देखो वर्ग, देखो सबसे ज़्यादा 18 24 वाला है, तो वर्ग 18 24 की बारंबारता, है ना, सबसे अधिक है ना बच्चों, ये लिख देना है। इसलिए यह बहुलक वर्ग है, इसलिए यह बहुलक वर्ग है। अब देखो बच्चों, कैलकुलेट जो करना है तो L निचली सीमा होता है बच्चों। मैं यहाँ से बता दूँ, ये जो 18 होगा बच्चों ये L है, ठीक है। तो लिस्टिंग कर लो वैल्यू जो यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, और H बोलते हैं वर्ग अंतराल के बीच के डिफरेंस को, ठीक है। तो याद रखिए L जो है निचली सीमा जिसको बोलते हैं बच्चों, निचली सीमा, वो आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 18 दिया हुआ है। और H जो है बच्चों वर्ग अंतराल में कितने का अंतराल है बच्चों? 6 का। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा बच्चों। देखो 36 6 42 0 6 6 12, सब में 6 का अंतर है। अब यहाँ से F0 कितना आया बच्चों? F0 का वैल्यू 25 है, यहाँ पे लिख लीजिए 25, है ना। F1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 35, मैंने ऊपर बता दिया। और F2 का वैल्यू हो जाएगा 18, ये आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। अब यहाँ से देखो H को मैं यहाँ पे वर्ग की चौड़ाई भी बोल सकता हूँ, याद रखिए वर्ग की चौड़ाई, अगर दिक्कत होता है तो। और L को लिख दीजिएगा निचली सीमा, ठीक है। ये आप लोग अपनी मर्जी पर है, लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या यूज करना बस इतना जानिए। अतः बहुलक का फॉर्मूला सबसे मेन है, लेकिन ये लिस्ट जरूर बना देना ताकि लिखने में यहाँ पे दिक्कत ना होता है। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस अंडर ब्रैकेट में, देखो बच्चों क्या क्या होता है, ये फॉर्मूला अच्छा इंपॉर्टेंट है, अगर याद है तो फिर 6 नंबर लूट के आओगे बाजार में, ठीक है। बाजार में मतलब एग्जाम में, ठीक है, याद रखना है सिर्फ, बस इतना ही लिखना है। और इंटू H होता है बाहर में, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। अब चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो L का वैल्यू 18 है तो 18 पुट कर दो, है ना। उसका देखो F1 का वैल्यू कितना है? से 35 है। F0 का वैल्यू कितना है? 25 है।
2f1, 2 इंटू F1 का वैल्यू देखो कितना दिया है 35, तो 35 माइनस F0 का वैल्यू 25 दिया है 25 माइनस F2 का वैल्यू दिया 18 तो 18 और H का वैल्यू 6 है तो 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहीं पे आगे देखो कैलकुलेट कर देता हूँ 18 प्लस 35 में 25 गया तो 10 बचेगा बच्चों, और 35 दूना 70 माइनस 25 माइनस 18 इंटू 6। ठीक है, देखो मैं ऊपर यहीं बना दे रहा हूँ, बगल में आप लोग नीचे बनाइएगा तो 10 छक 60 हो जाएगा ऊपर, सॉरी 18 प्लस रहेगा ना, 18 प्लस 60 और ये देखो बच्चों 25 18 और 70 है ना, कितना हो जाएगा 70 माइनस 25 और 18 कितना होता है बच्चों 43 होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 18 प्लस, ठीक है 60 बटे 27 कटा दो, 3 दूनी 6 3 9 27। ठीक है, 18 प्लस, अब 20 को 9 से भागा देना होगा बच्चों, 20 को 9 से भागा देते हैं, 9 दूना 18 आएगा बच्चों, फिर 2 आएगा पॉइंट से 0 आएगा बच्चों। ठीक है, 9 दूना फिर से 18 जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर 0 आएगा, 9 दूना 18 2.22 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप लोग को देखना है, मतलब 2 अंक तक पॉइंट के बाद क्या आ गया बच्चों बहुलक 18 2 20.22, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो लिख देना अतः बहुलक बराबर 20.22। देखो बच्चों कैसे मैंने सॉल्व किया, ये सारी चीज़ें आप लोग को दिखाना नहीं है एग्जाम में, बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख के देखो कैसे मैंने बनाया है, ऐसे ही आप लोग एग्जाम में बना देना है, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह से करके सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। अब बहुलक और माध्य और माध्यिका ये तीनों जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देख रहे होंगे आप लोग को कि हर बार पेपर मार रहा है, इससे 2-3 क्वेश्चन, तो ये तीनों का एकदम 10-12 बार प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले सेट के साथ। आशा करते वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और क्या आप लोग को और भी सजेशन है कि किस तरह से वीडियो बनाना चाहिए नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।